तो स्टार्ट करते हैं, देखो बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से, एंड इस क्वेश्चन को हम लोग लिख कर करेंगे, राइट। तो चलो एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर आनंद। एंड आपने क्या करना है, देखो आपने क्या करना है, जब भी मैं कोई क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा ना, आपने पहले वीडियो को पॉज करना है एंड एक बारी पूरे के पूरे क्वेश्चन को खुद से एक बारी सॉल्व करके देखना है। उसके बाद आप मेरी वीडियो चलाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर आनंद वाला क्वेश्चन। मिस्टर आनंद, एन इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप। क्या लिखा है ये? मिस्टर आनंद कौन है? मिस्टर आनंद एक इंडियन सिटीजन है एंड ही इज अ मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप, यानी कि फॉरेन बाउंड इंडियन शिप है। कोई ऐसी शिप है जो कि इंडियन शिप है लेकिन वो इंडिया से बाहर जा रही है, उसकी डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है, सिंगापुर है। engaged in the carriage of passengers in international traffic departing from चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट से वो सिंगापुर जा रही है, सिंगापुर इंडिया के बाहर है, राइट। कब जा रही है? 6 जून 2024 को जा रही है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आनंद। हमने उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द असेसमेंट 25-26, एक ही बात है। अज्यूमिंग दैट हिज स्टे इन इंडिया फॉर द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, ये देखो, इज 400 डेज। अब मुझे एक बात बताओ, जरा सोच के मुझे एक बात बताओ, ये जो लास्ट लाइन हमने रीड करी है, ये वाली, ये जो हमने लास्ट लाइन रीड करी है, assuming that his stay in India in the last 4 previous year is 400 days, क्या ये लाइन का हमें कुछ करना है? क्या इस वाली लाइन का हमें कुछ करना है? जरा सोच के बताओ, क्या इस लाइन का हमें कुछ करना है? एक बार चलो नोट्स पे वापस, नोट्स पे आ जाओ एंड नोट्स में आपको एक चीज बताता हूं। यहां पर कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्या पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट होने के लिए हमने क्या चेक करना है? हमने चेक करनी है उसकी 2 बेसिक कंडीशंस। 2 बेसिक कंडीशन, दोनों में से कोई एक भी उसने सेटिस्फाई कर दी तो वो बन जाएगा रेजिडेंट, नहीं तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट, राइट। लेकिन 3 हमारे ऐसे स्पेशल केसेस थे जहां पर हमने ओनली एंड ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1 को ही चेक करना था। अब ये 3 स्पेशल केस कौन से थे? एक केस था हमारा ये वाला, एक केस था हमारा ये वाला, एंड एक केस था हमारा ये वाला। अब मुझे बताओ, तीनों को देखकर बताओ कि हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है अभी मिस्टर आनंद वाला, वो कहां पे कवर हो रहा है? हमारा जो आनंद वाला क्वेश्चन चल रहा है वो हमारा यहां पर कवर हो रहा है। मींस वो कौन है? ही इज एन इंडियन सिटीजन एंड वो कौन है? क्रू मेंबर है ऑफ एन इंडियन शिप, एंड उसकी वजह से, क्योंकि वो शिप इंडिया के बाहर जा रही है, उसकी वजह से उसको इंडिया छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो हमने क्या करना है? हमने उसके लिए बेसिक कंडीशन नंबर 2 को लगाना है काटा। सिर्फ उसके लिए बेसिक कंडीशन नंबर 1 चेक करेंगे, मतलब कि अगर वो इंडिया में 182 डेज और मोर के लिए अगर इंडिया में रहा तभी रेजिडेंट बनेगा, नहीं तो सीधा उसको नॉन रेजिडेंट बना दो। उसके लिए ये वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा है कि ही अज्यूमिंग दैट हिज स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर इज 400 डेज। हमें क्या इस बात का कुछ करना है? द आंसर इज हमें इसका कुछ भी नहीं करना, हमें इस चीज का कुछ भी नहीं करना, हमें इसको करना है इग्नोर। सिर्फ इसकी 182 डेज वाली कंडीशन ही हमने चेक करनी है। अच्छा एक चीज कल मैंने आपको और पढ़ाई थी, यहीं पर देखो, एक चीज और बताई थी आपको, एक सेकेंड ना, ये देखो, कल मैंने क्या बताया था कि इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन हु इज अ क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप, उसके केस में क्या होता है? एक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, सीडीसी, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सीडीसी। उसके अंदर ना एक डेट मेंशन होती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंड जब वो क्या करता है, शिप से उतर जाता है तो एक डेट मेंशन करते हैं उसके अंदर, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, ये पूरा का पूरा पीरियड आपका पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाता है, पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाता है, एंड उसमें ये दोनों डेट को भी इंक्लूड करते हैं, इन दोनों डेट्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो यहां पर देखो अगेन क्या लिखा है क्वेश्चन में, आगे क्या लिखा है, यहां पर हमें कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं कि द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, यानी कि उसकी ज्वाइनिंग वाली डेट दे रखी है 6 जून 2024 दे रखी है उसकी ज्वाइनिंग की डेट, एंड डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शिप, यानी कि उसकी साइन ऑफ, उसकी शिप से उतरने वाली डेट भी दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से लेकर 6 जून से लेकर 9 दिसंबर तक का जो पीरियड है, इस पूरे पीरियड को पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया मानेंगे, पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया मानेंगे। मींस इन दोनों डेट्स तक, इस पूरे के पूरे पीरियड तक वो इंडिया के बाहर था, ऐसा मान लेंगे। तो देखो जरा कैलकुलेट करो एक साथ, एक बार जरा कैलकुलेट करो मेरे साथ यहां पर।
सॉरी 6 जून को वो बाहर चला गया और इस डेट को हमने इंक्लूड भी करना है। तो जरा देखो जून के महीने में कितने डेज हो गए हमारे यहाँ पर। जून के महीने के देखो 6 जून को गया ना, तो जून में होते टोटल आपके 30 डेज होते हैं। तो जून में एक काम करो 30 - 6 कर दो। अब एक चीज और हमने क्या करना है, 6 जून को भी हमने इंक्लूड करना है पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया पे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर +1 कर देंगे। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि जब मैंने 30 - 6 किया ना, जब मैंने 30 - 6 किया तो 6 के बाद के जितने डेज थे वो आ गए, लेकिन मुझे 6 को भी इंक्लूड करना है तो मैंने यहां पर +1 भी करना है। तो ये हो गए मेरे नंबर ऑफ डेज इन जून, ये हो गए मेरे जून वाले। उसके बाद जुलाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, जुलाई के 31 डेज, राइट। उसके बाद अगस्त के भी 31 डेज, उसके बाद क्या होता है सितंबर के भी 30 दिन, एंड उसके बाद अक्टूबर के 31 डेज प्लस नवंबर के 30 दिन, उसके बाद 9 दिसंबर को उसका डेट ऑफ साइनिंग ऑफ आ गया। प्लीज मींस यहां पर दिसंबर के भी आपके 9 दिन जुड़ जाएंगे। यहां पर +1 मत कर देना, क्योंकि 9 दिसंबर जब आपने 9 डाला तो उसमें 9 दिसंबर आपका अपने आप आ गया, राइट। अब इन सब का एक बार सम करो, 30 - 6 +1 आपके 25 दिन आ गए, 25 दिन आ गए आपके जून के। यहां पर 25 दिन आ गए आपके जून के। एक सेकेंड ना, ये देखो 25 दिन आपके यहां पर जून के आ गए। तो यहां पर 25 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 9, ये देखो कितने आ गए आपके 187 डेज आपके आने चाहिए यहां पर पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया। पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया आपके आगे 187 आपके आगे पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया। अब मुझे बताओ हमने क्या देखना है कि इंडिया में कितने दिन था, तो पूरे साल में जितने डेज थे उसमें से पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया घटा दोगे तो जितना स्टे इनसाइड इंडिया आते हैं वही आ जाएगा ना। तो 365 पूरे साल के होते हैं -187 इज इक्वल टू 178 आपका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया आपका आना चाहिए। ये देखो इनका भी इतना ही आ रहा है ना 178 पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया आपका आना चाहिए। अब 178 डेज के लिए अगर वो इंडिया में था तो वो क्या बन जाएगा, हमने सिर्फ बेसिक कंडीशन 1 चेक करनी है, तो 182 डेज से कम था, मींस 178 डेज की वजह से वो बन जाएगा हमारा नॉन रेसिडेंट। ये क्वेश्चन है। आओ एक काम करते हैं, एक बार देखते हैं कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने लिखना कैसे, एग्जाम में। आओ एक बार देखते हैं। यहां पर लिखो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखना है मेरे साथ, ये वाला मेरे साथ लिखना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करके आना है इस क्वेश्चन को। तो देखो एग्जाम में आपने कैसे प्रेजेंट करना है, आओ देखो। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है ना, और तो कुछ नहीं करना। तो यहां लिखो रेजिडेंशियल स्टेटस, ऐसे लिखो मेरे साथ, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आनंद का रेजिडेंशियल स्टेटस हमने निकालना है। सबसे पहले पता क्या करना है, आपने हर थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आपने क्या करना है, आपने 3 पार्ट के अंदर उसको डिवाइड करना है। हर थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आपने तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। पहला पार्ट होगा आपका प्रोविजन। क्या होगा, प्रोविजन। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इनकम टैक्स का प्रोविजन कहता है ना वो लिखेंगे। हमारा इनकम टैक्स का प्रोविजन क्या कहता है, देखो ऐसे लिखना है आपने एग्जाम में, एज पर द इनकम टैक्स लॉ, एज पर द इनकम टैक्स लॉ एन इंडिविजुअल, यहां पर आपको ना कोई भी सेक्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहां पर इनकम टैक्स लॉ लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ऐसे लिखो मेरे साथ, एज पर द इनकम टैक्स लॉ एन इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट, एन इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट इन इंडिया only if he satisfies any one of the two basic conditions, कौन सी कंडीशंस, एक तो ये डालो यहां पर एनी वन ऑफ द 2 बेसिक कंडीशंस। पहली कौन सी थी, he stays in India for 182 days और मोर। आपने बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करके आना है एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं लिखना, इससे कम भी नहीं लिखना, सिर्फ इतना ही लिखना है। ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, कंफ्यूज नहीं करूंगा, कोई सेक्शन नंबर नहीं डालूंगा। जो आपने एग्जाम में एक्चुअल में लिख कर आना है, जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वही आपने लिखना है। He stays in India for 182 days or more
ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर 2024-25 और दूसरी कंडीशन क्या थी? ही स्टेज इन इंडिया for 60 days or more during the current previous year 2024-25 and यहां पर एंड लिख दो ऐसे, एंड टोटल ऑफ 365 days or more, total of 365 days or more in 4 preceding previous years. इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। एक तो आपने ये लिखना है, या आपने यहां पर छोटा सा प्रोविजन लिख दिया। इसके बाद एक चीज और लिखो कि एक पर्सन अगर इंडियन सिटीजन है एंड ही इज लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, तो ऐसे केस में उसके लिए बेसिक कंडीशन नंबर 2 चेक नहीं करते, ओनली 1 चेक करते हैं, राइट। तो ये वाली बात भी यहां पर लिखो मेरे साथ, ऐसे लिखो, हाउएवर इन केस ऑफ एन Indian citizen leaving India as a crew member of an Indian ship sorry, in case of an Indian citizen leaving India as a crew member of an Indian ship, only the basic condition one is checked and the basic condition 2 is ignored. फर्दर ऐसे लिखो यहां पर, फर्दर एक चीज और आपने लिखनी है, फर्दर इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन who is a crew member, I hope आप मेरे साथ लिख रहे हो सारा। Further, in case of an Indian citizen who is a crew member of a foreign bound Indian ship, is a crew member of a foreign bound Indian ship, the date of joining, नहीं ऐसे मत लिखो, the crew member of an Indian ship, the total period starting from the date of joining mentioned। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपके वाले जो क्वेश्चन है ना थोड़े से लंबे जा सकते हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको ना सिंपल टू द पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं, ताकि आपने एग्जाम में सिंपल आपने टू द पॉइंट जो आपको एग्जामिनर एक्सपेक्ट करा है ना, आप उतना ही लिखो, ज्यादा मत लिखना, ज्यादा लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। ये देखो, द टोटल पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन्ड इन द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग के लिए, इन दिस कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ऐसे एक सेकेंड ऐसे मत लिखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक काम करो, रुको, यहां से मैं इसको ना थोड़ा सा मिटा लेता हूं, ऐसे मिट नहीं पाएगा ये,
चलो एक काम करते हैं, दोबारा लिख लेंगे। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, टू द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शिप as mentioned in the continuous discharge certificate shall be considered as period of stay outside India, period of stay outside India, राइट। अब यहां पर आ जाओ, देखो ये हमने प्रोविजन लिख लिया अपना पूरा का पूरा प्रोविजन। आप चाहो तो थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर सकते हो, जैसे यहां पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग अंडरलाइन कर लो, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ अंडरलाइन कर लो, एंड कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये भी अंडरलाइन कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर आप यहां पर आपने ये लाइन अंडरलाइन कर सकते हो, ओनली द बेसिक कंडीशन 1 इज चेक्ड, राइट। बाकी हमने सारा ऑलरेडी कर लिया। यहाँ पर 182 डेज को कर सकते हो, एंड यहाँ पर 60 डेज को कर सकते हो, 365 डेज को भी कर सकते हो, राइट। अब देखो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अपना प्रोविजन लिख दिया, अपना लीगल प्रोविजन। वो क्या कहता है, अब यहां पर हम इसे लिखेंगे एज पर, नहीं ऐसे लिखो, इन द करंट केस, इन द करंट केस, ऐसे करके इसको अंडरलाइन मार दो बस। इन द करंट केस मिस्टर आनंद हैज स्टेड इन इंडिया, मिस्टर आनंद हैज स्टेड आउटसाइड इंडिया, ऐसे करो, मिस्टर आनंद हैज स्टेड आउटसाइड इंडिया, सॉरी, फॉर अ टोटल ऑफ डैश डेज। अभी इसको लिखेंगे हम लोग यहां पर दोबारा से कैलकुलेट करने के बाद, राइट। अब यहां पर ऐसे करो, नीचे एक लाइन बना दो ऐसे, पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया, पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया, यह आएगा आपका फ्रॉम 6th June 2024 टू 9th December 2024, राइट। यहां पे नीचे लिख दो ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग बोथ डेट्स, दोनों डेट्स को आपने इसके अंदर इंक्लूड भी करना है। तो जरा देखो एक बारी कि आपने पीरियड ऑफ स्टे कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ऐसे लिखो यहां पर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सबसे पहले जून में कितने दिन होते हैं टोटल, उसके होते हैं आपके 30 डेज होते हैं, राइट। माइनस कर दो इसमें से 6। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उसको स्पून फीड करने की जरूरत नहीं है, आप सारा यहां पर आप खुद से भी लिख सकते हो। तो 30 - 6 यहां पर, लेकिन आप करोगे +1। अब ये +1 क्यों किया था, ये मैंने आपको समझाया था, राइट। तो +1 हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें इस वाली डेट को भी अंदर इंक्लूड करना था अपने साथ। तो यहां पर आपके देखो कितने नंबर ऑफ डेज आ गए, 30 - 6 + 1, 25 डेज आपके यहां पर आने चाहिए, 25 डेज आपके यहां पर आने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं जुलाई की बात करूं तो जुलाई के तो आपके 31 डेज आते ही आते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगस्त के भी आपके 31 डेज आते हैं। आई होप आपको याद है ना कि भाई कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं एक महीने में, याद है ना वो जो ऐसे करके एक मेथड होता था, ऐसे करके निकालते थे नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, आप याद करते थे ऐसे। तो अगस्त के आपके यहाँ पर 31 डेज होते हैं, सितंबर के भी आपके 30 डेज होते हैं, अक्टूबर के भी आपके 31 डेज होते हैं, नवंबर के आपके 30 डेज होते हैं, एंड उसके बाद दिसंबर के देखो कितने डेज हो गए, दिसंबर के आपके 9 डेज हो गए, दिसंबर के आपके 9 डेज हो गए। इन सबका करो एक बारी टोटल, तो 25 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 9, ये हो गया आपके 187 डेज। 187 डेज के लिए वो आउटसाइड इंडिया रहा था नीचे, फॉर 187 डेज। अब देखो
पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया आ गया 187 डेज का। अब हमने देखना है पीरियड ऑफ स्टे इनसाइड इंडिया। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इज इक्वल टू 365 डेज, 365 डेज माइनस 187 डेज, कितना आ गया, इज इक्वल टू 178 डेज। Since Mr. Anand is an Indian citizen, since Mr. Anand is an Indian citizen leaving India as a crew member of an Indian ship, only basic condition number 1, only basic condition 1 is applicable. कंक्लूजन, यहां पर ऐसे आपने कंक्लूजन भी देकर आना है, कंक्लूजन की आपने अलग से हेडिंग बनानी है इस तरह से, लास्ट में आपने कंक्लूजन हमेशा देकर आना है। तो पूरे पीरियड को, पूरे के पूरे क्वेश्चन को कैसे डिवाइड किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रोविजन लिखा कि इनकम टैक्स लॉ आखिर क्या कहता है, सबसे पहले हमने वो लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे अपने करंट केस को भी हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे केस से हमारे जो प्रोविजन था उसको कैसे रिलेट करना है हमने, वो हमने यहां पर हमने डिस्कस कर लिया। एंड उसके बाद अब लास्ट में अब हम यहां पर एक कंक्लूजन देंगे। सिंस मिस्टर आनंद period of stay in India is less than 182 days in previous year 2024-25, he will be a non-resident. He will be a non-resident. इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। एंड लास्ट में ये नॉन रेजिडेंट है, इसको आप हाईलाइट भी कर देना। आपने हर क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करके आना है, जो आपका हैंडराइटिंग में मैच करना है। हैंडराइटिंग मेरी गंदी है, आपकी अच्छी होगी, राइट। तो यहां पर देखो, हर क्वेश्चन को आपने इस तरह से ही सॉल्व करके आना है। सबसे पहले आपने प्रोविजन देना है, सारा का सारा अपने लीगल पोजिशन आपने यहीं पर एक्सप्लेन कर देनी है। उसके बाद आपने हमारा जो करंट केस चल रहा है उसको एक्सप्लेन करना है, उसको अपने ऊपर जो हमने प्रोविजन डिस्कस किया ना उसके साथ उसको कनेक्ट करना है, उसको हमने कनेक्ट कर देना है। यहां पर कनेक्ट करने के बाद एंड में हमने कंक्लूजन देना है कि भाई वो पर्सन रेजिडेंट बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा, ROR बनेगा, RNOR बनेगा। ये सब हमने बिल्कुल इस कंक्लूजन वाले पॉइंट के अंदर ही देकर आना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मिस्टर डेविड वाला, देखो ये वाला थोड़ा सा उससे बेटर है, पहले वाले से, लास्ट वाले से बेटर क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, मिस्टर डेविड एन इंडियन सिटीजन। कौन है मिस्टर डेविड एन इंडियन सिटीजन? ये मत सोचना सर डेविड है तो कोई फिरंगी होगा, नहीं, इंडियन भी हो सकता है, राइट। तो मिस्टर डेविड एन इंडियन सिटीजन एज 40 years, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखो क्या याद आ रहा है आपको, इससे क्या याद आ रहा है, कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको, हमारी इंडियन गवर्नमेंट अगर अपने किसी एम्प्लॉय को इंडिया के बाहर ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए भेज देती है, उसको कुछ सैलरी मिलेगी हमारी इंडियन गवर्नमेंट से, दैट विल बी डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, दैट विल बी डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए काम कर रहा है, एंड उसको इंडिया से बाहर भेज दिया। लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 March 2024 ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होता है बताओ, 1 April 24 से लेकर 31 March 25 होता है ना, राइट। तो हमारे प्रीवियस ईयर से एक दिन पहले, यानी कि पहले ही वो चला गया, पहले से वो एक दिन भी अभी तक इंडिया में नहीं आया, पूरे साल के लिए वो इंडिया में नहीं आया। देखो इंडिया में आया ही नहीं पूरे साल के लिए। He did not visit India at any time during the previous year 24-25. He has received the following income for the financial year 2024-25. अब एक बारी कल का पहले प्रोविजन आपको याद दिलाता हूं, रुको। कल का प्रोविजन क्या था हमारा, देखो ये था, ये देखो, अगर मान लो ये देखो, ये इंडिया है, इंडिया की हमारी गवर्नमेंट बैठी है ना, गवर्नमेंट ने अगर अपने किसी एम्प्लॉय को दूसरी कंट्री में भेज दिया अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए, एंड हमारी गवर्नमेंट उसको कुछ सैलरी पे करती है, दिस सैलरी विल बी डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। एज वेल एज यहाँ पर एक पॉइंट और था हमारा कि इन लोगों को
अगर इंडिया के बाहर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ इनको परक्यूजिट्स, ये कुछ अलाउंसेस वगैरह दे रखे होते हैं ना, ये अलाउंसेस परक्यूजिट भी यहाँ पर एग्जेम्प्ट किए जाते हैं। ये हमारा अदर सोर्सेज का पॉइंट है वैसे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि इन लोगों को इंडिया के बाहर कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ परक्यूजिट अलाउंस मिलते हैं, तो ये भी इनके लिए 100% एग्जेम्प्ट होते हैं पूरा का पूरा, राइट। आओ देखो क्या लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले देखो इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने इसको कुछ सैलरी पे करी है, सैलरी कंप्यूटेड, आपको कुछ कंप्यूट नहीं करना, दिस इज कंप्यूटेड। तो पूरी की पूरी 5 लाख यहाँ पर एक काम करो, टैक्सेबल करो। अच्छा रुको, पहले मुझे बताओ कि ये जो पर्सन है मिस्टर डेविड, ये पर्सन है क्या? ये रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ROR है कि RNOR है? मुझे पहले ये बात बताओ, क्या बनेगा ये? भाई रेजिडेंट बनने के लिए क्या होना चाहिए? 2 बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी, राइट। तो 182 डेज और मोर इन इंडिया होना चाहिए, या फिर 60 डेज और मोर इन इंडिया होना चाहिए, प्लस 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो यहां पर इन्होंने बोला कि ही डिड नॉट विजिट इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो एक दिन के लिए भी इंडिया नहीं आया, तो यहां पर क्या बनेगा? वो ही विल बिकम अ नॉन रेजिडेंट, ही विल बिकम अ नॉन रेजिडेंट। ये पूरा क्वेश्चन आपने नॉन रेजिडेंट के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना है। नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडिया वाली इनकम टैक्सेबल होती है, और इंडिया वाली इनकम कौन सी होती है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड, इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया, राइट। तो ये वाले सारे आओ काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सैलरी कंप्यूटेड, सैलरी कौन पे करता है? उसको गवर्नमेंट पे करती है ना। तो ये 5 लाख का 5 लाख डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया बनकर यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद फॉरेन अलाउंसेस, ये फॉरेन अलाउंसेस मैंने क्या बताया? फॉरेन अलाउंस इनको मिलते हैं, पूरे आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, पूरा का पूरा 4 लाख यहाँ पर आपका हो जाएगा एग्जेम्प्ट, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम अ बैंक इन इंडिया। अब देखो ये पॉइंट क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम अ बैंक इन इंडिया। आपने क्या कर रखा है? इंडिया के अंदर आपने एक बैंक में FD खुलवा रखी है। इसका मतलब कि सर FD पे आपको इंटरेस्ट आता है, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम आपकी FD, और सोर्स ऑफ इनकम कहां पर है? आपकी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया के अंदर है। मीन्स इनकम कहां जनरेट हो रही है? इनकम इंडिया के अंदर जनरेट हो रही है। तो ये 1 लाख का 1 लाख पूरा आपका टैक्सेबल यहां पर हो जाएगा, राइट। इसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल। अब देखो जरा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल। अब मुझे एक बात बताओ, पर्सन कौन है? पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट, पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया के बाहर की इनकम तो टैक्सेबल नहीं होती, तो यहां पर नेपाल में उसको कुछ एग्रीकल्चर की इनकम होती है, तो बताओ वो टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? द आंसर इज इट विल नॉट बी टैक्सेबल, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। सिर्फ अभी आपको मुझे यहाँ पर 6 लाख रुपए दिख रहा है अभी टैक्सेबल होता हुआ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, ये भी देखो अगेन आपकी हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल में, हमें कोई मतलब नहीं है नेपाल से, तो यहां पर 2.5 लाख भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहां पर टोटल मिलाकर आपका 6 लाख ही आपका टैक्सेबल होना चाहिए। देखो इनका भी आंसर 6 लाख आ रहा है, हमारा भी 6 लाख है। एंड ये देखो सेम बातें जो मैंने आपको बोली पूरी की पूरी यहां पर इन्होंने सेम टू सेम यहां पर लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब सॉल्व करेंगे हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एंड एक बार देखो जरा कितना बड़ा है ये देखना जरा, इतना बड़ा, इतने सारे से केसेस हैं, टोटल मिलाकर 20 केसेस है इसमें, 20। तो 20 चीजें हैं इसमें, बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो आओ इसको रीड करते हैं एक बारी। कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एज 35 ईयर्स बीइंग अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। यानी कि तीनों केस में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तीनों तरह से सॉल्व करना है। एक बारी उसको ROR मानना है, एक बारी उसको RNOR मानना है, एंड एक बारी उसको नॉन रेजिडेंट भी मानना है। 3 तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इसके बाद देखो, assuming that he has exercised the option of shifting out of the default tax regime, यानी कि वो नॉर्मल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकम को कैलकुलेट करना चाहता है, नॉर्मल के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं। आओ एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया था कि भाई 3 कॉलम बनाने, एक ROR का, एक RNOR का, एक नॉन रेजिडेंट का, एंड उसमें तीनों कॉलम में हमने ये सारे के सारे सॉल्व करने हैं। अच्छा एक चीज है, मान लो कहीं पर कुछ एक्सप्लेनेशन देने का आ गया, मान लो कि भाई हमें रीजन देना है कि भाई ये हमने यहाँ पर इसके लिए टैक्सेबल करी, किसी के लिए नहीं करी, मान लो कुछ रीजन देना है, तो हमने क्या करना है, रीजन को ना अपने पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ही डाल देंगे हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा, पॉइंट लिख दिया, एंड उसके बाद मैंने रीजन डालना है, तो मैंने नीचे ही उसके रीजन लिख दिया यहाँ पर कि हमने उसको यहाँ पर इंक्लूड किया कि उसको इंक्लूड नहीं किया, ये हमने यहीं पर लिखना है, राइट। आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर टोटल हमारे 20 पॉइंट्स है ना,
मैं क्या करूंगा, आपके लिए पर्टिकुलर्स के कॉलम तो बना दूंगा, लेकिन मैं सारे लिखूंगा नहीं। अपने एग्जाम में लिख कर आना है, ये सारे मैं लिखूंगा नहीं। उसको हम रेफरेंस के लिए क्या करेंगे, इनको ना अभी नंबर डाल देते हैं ऐसे। देखो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके इनको नंबर डाल देते हैं सबको, ताकि आगे चलकर इनको रेफरेंस के लिए हम यूज कर पाए। तो 1 2 3 4, एक सेकेंड ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमारे। 19 पॉइंट्स है टोटल हमारे, राइट। ये काम करते हैं, आज जो मैंने काम करता हूँ, क्वेश्चन मुझे बार बार खोलना ना पड़े, तो मैं इसके ना एक बारी फोटो क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये सारे पॉइंट मुझे याद रहे, मतलब मैं देखता रहूं, राइट। आओ एक बारी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप अपने सामने ना पूरा क्वेश्चन खोल के रखना अपनी क्वेश्चन बैंक में, राइट। आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे लिखो, हमने क्या निकालना है उसके लिए, हमने उसकी टोटल इनकम निकालनी है। ऐसे लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। उसकी एज कितनी है, एज है उसकी 35, एज है उसकी 35, राइट। बस इतना सही करना है आपने। प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान आपने नहीं देना, एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा, राइट। बस समझ में आ जाना चाहिए। यहां पर ऐसे 3 कॉलम बना दो अलग अलग, 1 2 3, 3 मैंने यहां पर कॉलम बना दिए। सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा मेरा ROR का, एक बनेगा मेरा RNOR का, एंड एक बनेगा मेरा नॉन रेजिडेंट का, राइट। एंड इस तरह से आपने प्रेजेंटेशन एग्जाम में भी करके आनी है। एंड एक चीज बताऊं, जब इंस्टीट्यूट हमारा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है ना, इस तरह का, कि पहले आपको बता दिया कि क्या रिक्वायरमेंट है, एंड उसके बाद आपको नीचे बहुत सारे पॉइंटर्स दे दिए, तब यहाँ पर ना ज्यादा वो एक्सप्लेनेशन मांगता नहीं है। वो चाहता है कि आप डिटरमाइन कर दो कि कौन सी इनकम आनी कौन सी नहीं आनी, ज्यादा डिटेल में आपसे थ्योरी नहीं मांगता। तो ये आपका एक तरह से प्रैक्टिकल आपका क्वेश्चन है वाला। आओ रीड करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला पॉइंट क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। देखो मेरे साथ लिखो यहां पर, पहला पॉइंट यहां पर, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% ऑफ द इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड इन इंडिया। मैं यहां पर पॉइंट नहीं लिखूंगा, लेकिन यहां पर लिखूंगा। अब देखो, अगर मैं ROR की बात करूं, तो उसमें तो आपने आंख बंद करके सारी इनकम उसके लिए टैक्सेबल कर देनी है। तो ROR के लिए ये 10,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, ये उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ROR के लिए इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर मैं RNOR की बात करूं, तो इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब बाकी कहां हुआ, बाकी रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है ना। तो एक काम करो, 10,000 का 50%, यानी कि 5,000 आपका यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। 5,000 उसकी इंडिया वाली इनकम है, उसके अलावा जो बाकी 5,000 है उसकी बाहर की इनकम है, एंड दैट इज नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इसलिए इसकी बाहर की इनकम है, हटा दो। एंड नॉन रेजिडेंट के केस में अगेन यहां पर 50% उसका इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया ना, तो यहां पर 50% ही उसका भी टैक्सेबल हो जाएगा। रिसीव्ड इन इंडिया मतलब कि इंडिया वाली इनकम तो सबकी टैक्सेबल होती है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई 50% इज रिसीव्ड इन इंडिया। अब बिजनेस कहां पर, देखो बिजनेस है हमारा चेन्नई में, है, तो चेन्नई में बिजनेस है, तो यहां पर तो आंख बंद करके तीनों के लिए टैक्सेबल कर दो। क्यों, तीनों के लिए इंडियन इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, 50%, चाहे इन्होंने बोला 50% रिसीव्ड इन इंडिया, हमें कोई मतलब नहीं है। बिजनेस आपका चेन्नई में मतलब इंडिया के अंदर है, तो सारा का सारा टैक्सेबल कर दो। तो 20,000 तीनों के लिए यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, 20,000 तीनों के लिए यहां पर आपका टैक्सेबल हो गया। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन।
शेयर्स किसके? शेयर्स है इंडियन कंपनी के। मतलब बताओ भाई, चाहे आप इंडियन कंपनी के शेयर कहीं भी बेचो, आपको कैपिटल गेन हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दैट इनकम इज डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। मान लिया जाएगा कि वो अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर वो डीम्ड वाले प्रोविजन नहीं है, वो वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन कंपनी है ना, वो इंडियन कंपनी के अंदर आपका एसेट पड़ा है वहां पर, इट इज जनरेटेड इन इंडिया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। अब आपको एक बार दिखाई देता हूँ, देखो ये देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा अक्रूड इन इंडिया का जो पहला पॉइंट था, ये देखो, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी एसेट और अ सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया सिचुएटेड, या फिर ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इन इंडिया। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से क्या आता है? आपका कैपिटल गेन आता है। तो अगर आपका इंडिया किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स है, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया, उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो वो आपका इंडिया के अंदर ही टैक्सेबल होगा, उसको डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। आ जाओ जरा क्वेश्चन में वापस, सॉरी, हाँ, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी 20,000, ये सबका टैक्सेबल हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। 20,000 तो सबका ही टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखो, डिविडेंड फ्रॉम अ ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, डिविडेंड फ्रॉम अ ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, अगर मैं बात करूं ROR की, तो इसका तो टैक्सेबल होना ही होना है। ROR की तो पूरी दुनिया की इनकम ही इंडिया के अंदर ही टैक्सेबल होनी है, तो 5,000 रुपए उसके लिए टैक्सेबल हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो NR की बात करें, नॉन रेजिडेंट की बात करें, तो डिविडेंड फ्रॉम अ ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, डिविडेंड कहाँ का है? बाहर का है, मतलब अक्रूड बाहर हुआ, इंडिया के बाहर अक्रू हुआ, एंड रिसीव भी बाहर हो गया, तो यहां पर 5,000 रुपए इसके लिए टैक्सेबल नहीं होंगे। एज वेल एज इंडिया से कंट्रोल्ड भी नहीं है, इंडिया से कंट्रोल्ड भी नहीं है, तो RNOR के लिए भी यहां पर टैक्सेबल नहीं किया जाएगा उसको। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है? डिविडेंड फ्रॉम अ ब्रिटिश कंपनी, नहीं सॉरी गलत पढ़ लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अ प्लांट एट जर्मनी, जर्मनी में कुछ बेचा आपने, प्लांट बेचा, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो प्लांट कहा था? जर्मनी में था, अक्रू बाहर हो गया, 50% ऑफ द गेन्स आर रिसीव्ड इन इंडिया। तो अगर मैं बात करूं 40,000 का मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ROR के लिए तो यहां पर पूरा ही टैक्सेबल कर दो, ROR के लिए तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन रेजिडेंट की, नॉन रेजिडेंट की, इन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अ प्लांट एट जर्मनी, यानी कि यहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है, या आपका इंडिया के बाहर ही अक्रू हुआ है, इंडिया के बाहर अक्रू हुआ है, और एंड उसमें से 50% बाहर रिसीव हो गया, 50% इंडिया में रिसीव हुआ, तो 50% जो इंडिया में रिसीव हुआ वही हमारी इंडिया की इनकम बनेगी। तो इस 40,000 में से 20,000 हमारा यहाँ पर इन दोनों के लिए यहाँ पर टैक्सेबल कर दिया जाएगा, नॉन रेजिडेंट के लिए भी और RNOR के लिए भी, क्योंकि जितना रिसीव्ड इन इंडिया वो तो हमारा इनकम टैक्सेबल हमारा बनना ही बनना है। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 6, ये क्या कहते हैं? पॉइंट नंबर 6 कहते हैं इनकम अर्न्ड फ्रॉम अ बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड इन दिल्ली, सॉरी, इनकम अर्न्ड फ्रॉम अ बिजनेस इन जर्मनी, ठीक है, बिजनेस आपका जर्मनी है, बट विच इज कंट्रोल्ड इन दिल्ली, अर्न्ड ₹40,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली, सॉरी, अच्छा ये अलग पॉइंट है आपका, ये मैंने गलत कर दिया, ये देखो प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली, जो मैंने थोड़ा सा गलत प्रिंट हो रखा है यहाँ पे, इसको आप ठीक करना, दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये देखो यहां पर ना ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो रखा है, ये देखो, ये जो है ना प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज फ्रॉम लंदन, ये 15,000 का, ये अलग पॉइंट है आपका, ये आपका पॉइंट नंबर 6.5 कर लो इसको ऐसे, पॉइंट नंबर 6.5, तो टोटल आपके 20 पॉइंट्स हो गए, राइट। तो यहां पर 15,000 ये अलग पॉइंट है, राइट। इसके बाद देखो, हाँ, हम कहा थे पॉइंट नंबर 6 पे थे, इनकम अर्न्ड फ्रॉम अ बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड इन दिल्ली, उसमें से 40,000 आपको इंडिया में रिसीव हुआ। अब बताओ अगर मैं बात करूं ROR की, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 70,000 पूरा का पूरा यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा ROR के केस में, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात करूं एक बार नॉन रेजिडेंट की, पहले नॉन रेजिडेंट का देखते हैं। इनकम उसके सिर्फ इंडिया वाली इनकम टैक्सेबल होती है, हमें कंट्रोल से कोई मतलब नहीं है। इनकम अर्न्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, वही टैक्सेबल होती है। तो यहां पर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अ बिजनेस इन जर्मनी है, जर्मनी में इनकम अक्रू हो गई, जर्मनी में अक्रू हुई, इंडिया में अक्रू नहीं हुई, इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, एंड इन्होंने बोला उसमें से 40,000 आपको रिसीव्ड इन इंडिया है। तो इस नॉन रेजिडेंट के लिए इनकम कितनी बनेगी? 40,000 बनेगी ना, जो इसको इंडिया में रिसीव हो गई वही बनेगी। एंड अगर मैं बात करूं इस RNOR की,
देखो मैं आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझाता हूँ, अभी रुको, अभी अच्छे से समझाता हूँ ये वाला पॉइंट। देखो टोटल इनकम कितनी है, देखो टोटल उसकी इनकम फ्रॉम द बिजनेस इन जर्मनी कितनी है, टोटल है उसकी 70,000, टोटल है उसकी 70,000। इस टोटल में से 40,000 जो है ना, 40,000 दैट इज रिसीव्ड इन इंडिया, दैट इज रिसीव्ड इन इंडिया, एंड बाकी बचा 30,000 जो है दैट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, दैट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। लेकिन 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 एक चीज का ध्यान रखना, ये जो 70,000 है ना, ये 70,000 दैट इज फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, दैट इज फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। तो मुझे एक बात बताओ, आर ओ आर के लिए कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, आर ओ आर के लिए तो पूरी की पूरी 70,000 टैक्सेबल होगी ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आर ओ आर के लिए तो 70,000 ही टैक्सेबल है। आर एन ओ आर नहीं, नॉन रेजिडेंट की बात करूं, नॉन रेजिडेंट के लिए इनकम जो रिसीव इन इंडिया वही टैक्सेबल होगी, उसके लिए सिर्फ 40,000 ही टैक्सेबल होगा। अगर मैं उसकी बात करूं आर एन ओ आर की, तो आर एन ओ आर के लिए 40,000 तो टैक्सेबल होगा ही, जो कि उसको इंडिया में रिसीव होगा, एंड साथ में ये 30,000 भी टैक्सेबल हो जाएगा। बेसिकली ये पूरा 70,000 ही उसके लिए टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि पूरा बिजनेस ही आपका इंडिया से कंट्रोल्ड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या करना है, देखो हमने क्या करना है, 70,000 यहां पर भी हमने टैक्सेबल कर देना है इस आर एन ओ आर के लिए, राइट। अब देखो पॉइंट नंबर 6.5, पॉइंट नंबर 6.5, ये देखो, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज इंटायरली फ्रॉम लंडन, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज फ्रॉम लंडन। भाई बिजनेस आपका दिल्ली में है यार, बिजनेस दिल्ली में, तो इनकम अक्रूड इन इंडिया होगी, हमें कंट्रोल से मतलब नहीं, इनकम अक्रूड इन इंडिया होगी, तो पूरा का पूरा 15,000 तीनों के हाथ में टैक्सेबल कर दो, तीनों के हाथ में टैक्सेबल कर दो, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, ये क्या कहता है, देखो इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट लंदन ब्रॉट टू इंडिया। क्या बोल रहे हैं, इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, यानी कि अक्रूड आउटसाइड इंडिया। पॉइंट नंबर 7 देख रहे हैं हम, इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन अक्रूड आउटसाइड इंडिया डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट लंदन, यानी कि रिसीव भी बाहर हो गया, और उसके बाद इंडिया में आप उसको ब्रॉड करके ला रहे हो, मतलब उसको पहले रिसीव कर लिया आपने बाहर, पहले आपने इंडिया के बाहर रिसीव कर लिया, अब आप उसको रेमिट करके इंडिया में ला रहे हो। क्या इसको क्या इसको रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे, बताओ क्या इसको रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे? द आंसर इज इसको नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि वो इनकम हम ऑलरेडी बाहर रिसीव कर चुके हैं, आप उसको अब रेमिट करके ला रहे हो, दैट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। तो इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, सो इन लंदन, आर ओ आर के लिए तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गई, आर ओ आर के लिए तो आंख बंद करके आपने टैक्सेबल कर देना है, ये तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये हमने कर दिया। आर अगर मैं एन आर की बात करूं, नॉन रेजिडेंट की बात करूं, तो इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकम अक्रू भी बाहर हो, रिसीव भी बाहर हो, इंडिया से कोई कनेक्शन इसका नहीं है। एंड अगेन आर एन ओ आर की बात करूं तो इसके लिए भी अगेन इनकम अक्रू बाहर हुई, रिसीव भी बाहर हुई, एंड इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहां पर ये टैक्सेबल नहीं होगी। पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। भाई इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, मतलब डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज जनरेटेड इन इंडिया, राइट, जनरेटेड इन इंडिया मतलब अक्रूड इन इंडिया, इट विल बी अक्रूड इन इंडिया। तो 12,000 तीनों के लिए यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, तीनों के लिए यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा 12,000। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 कहता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, याद आ रहा है कोई पॉइंट? ये देखो, ये देखो, ये देखो, वही अगेन जो पॉइंट हमने पहले पढ़ रखा है, ये देखो, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। यहां पर क्या पढ़ा था हमने कि अगर सर्विस जो है इंडिया के अंदर लगाई जा रही है तो उसका जो फीस पे करेंगे दैट विल बी डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया, तो इट इज डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया, हेंस यहां पर इसको टैक्सेबल कर दो। 8,000 तीनों के हाथ में इसको टैक्सेबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर्विस हमने इंडिया के रेंडर करी है, चाहे रिसीव कहीं भी हो रही हो, अगर इंडिया में अक्रू हो गई तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 10, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन। आपका बिजनेस मुंबई में, चाहे कहीं से भी मैनेज करो, कोई मतलब नहीं है, आपका टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया के अंदर। क्यों? इट इज अक्रूड इन इंडिया, इट इज अक्रूड इन इंडिया। पॉइंट नंबर 10,
26,000 आपने यहाँ पर टैक्सेबल करने हैं सबके हाथ में, सबके हाथ में टैक्सेबल कर दो। पॉइंट नंबर 11 देखो क्या कहता है, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड देयर, सब कुछ बाहर हो गया, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल, कंप्यूटेड लिखा है, कुछ आपने 30% माइनस नहीं करना, उसके आगे कंप्यूटेड लिखा है, कंप्यूटेड लिखा है ना, तो देखो क्या करना है, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी नेपाल में थी, मतलब इनकम अक्रू बाहर हुई, एंड रिसीव भी आपको बाहर ही होगी, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ आर के हाथ में ही उसको टैक्सेबल आपने करना है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना है, 16,000, इन दोनों के हाथ में इसको टैक्सेबल आपने नहीं करना। पॉइंट नंबर 12 देखो, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 5,000, मुझे बताओ इसका क्या करना है। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बताओ इस पॉइंट का हमने क्या करना है। कल मैंने क्या बताया था आपको, देखो एक पॉइंट बताया था मैंने कल आपको छोटा सा, देखो कहां गया, ये देखो कल मैंने ये वाला पॉइंट आपको बताया था छोटा सा, क्या कि पास्ट ईयर की कोई फॉरेन इनकम जिस पे पहले आपका टैक्स नहीं लगा था किसी भी रीजन से, चाहे पहले कोई लॉ अलग हो या उसके बाद लॉ चेंज हो गया, पहले कुछ अलग चलता था, किसी भी रीजन से आपका कोई पुरानी फॉरेन इनकम थी जो पहले टैक्स नहीं होती थी, लेकिन अब चाहे उसके ऊपर टैक्स लगना भी चाहिए ना, क्योंकि वो पुराने साल की थी, अब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, अब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, इट शैल नॉट बी टैक्सेबल। तो अगेन हमारे केस में यहाँ पर पास्ट फॉरेन इनकम अगर हम लेकर आ रहे हैं अब इंडिया में, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, तीनों केस में टैक्सेबल नहीं होगी, किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं होगी। ये मत सोचना कि आरओआर का टैक्सेबल करना, नहीं, आरओआर के लिए भी टैक्सेबल इसको आपने नहीं करना। पॉइंट नंबर 13 देखो, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। एग्रीकल्चर लैंड कहां पर है, नेपाल में है ना, नेपाल में है एग्रीकल्चर लैंड। देखो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है लेकिन सिर्फ इंडिया वाली, ये मत सोचना कि नेपाल वाली इनकम भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, नहीं, इनकम एग्रीकल्चर की है तो नेपाल इंडिया वाली एग्जेम्प्ट होगी, नेपाल वाली नहीं होगी। तो हमारे लिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर देन ब्रॉट टू इंडिया 18,000, ये सिर्फ हमारी आरओआर के लिए टैक्सेबल होगी, बताओ क्यों, सोचो जरा, सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल क्यों होगी, आरओआर के लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है तो वो कर दो टैक्सेबल। अगर मैं बात करूं नॉन रेजिडेंट की, तो इनकम बाहर ही अक्रू हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड की इनकम बाहर अक्रू हो रही है, नेपाल में अक्रू हो रही है, नेपाल में ही रिसीव हो रही है, इंडिया में तो सिर्फ वो रेमिट करके ला रहे हैं, इंडिया में तो सिर्फ रेमिट करके ला रहे हैं, इट विल नॉट बी डीम टू बी रिसीव, ये टैक्सेबल नहीं होगी। एंड आरएनओआर के लिए भी अगेन यहाँ पर इंडिया का कोई कनेक्शन नहीं है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 14 देखो, इनकम फ्रॉम अ प्रोफेशन इन कीनिया विच वॉज सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया, हमें स्पेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। इनकम फ्रॉम अ प्रोफेशन इन कीनिया विच वॉज सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया, आरओआर के लिए तो पहले चुपचाप से टैक्सेबल कर दो आंख बंद करके 5,000 रुपए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो आरओआर के लिए हो गया। अगर मैं एनआर की बात करूं तो प्रोफेशन कहां पर है, कीनिया में, प्रोफेशन कीनिया में, अक्रू हो रहा है बाहर, रिसीव भी हो गया वहां और स्पेंड इंडिया में गया, मतलब कि अक्रू बाहर हुआ, रिसीव भी बाहर हो गया, तो नॉन रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन आरएनओआर के लिए यहां पर आ गया, बीच का बिच्छू यहां पर हमारा आरएनओआर बन गया। क्या लिखा है, रिसीव्ड देयर बट दैट प्रोफेशन वाज सेट अप इन इंडिया, दैट प्रोफेशन वाज सेट अप इन इंडिया। तो क्या बोला मैंने, इनकम आपकी कहां हो रही है, इनकम बाहर अक्रू हो रही है, बाहर ही रिसीव हो रही है, बट फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन दैट इज सेट अप इन इंडिया, तो यहां पर उसको कर दो टैक्सेबल, 5,000 रुपए यहां पर कर दो टैक्सेबल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे थोड़े से पॉइंट रह गए, 15, पॉइंट नंबर 15, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, बताओ भाई, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, आपने अदर सोर्सेस पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा, बताओ। अगर आपने अदर सोर्सेस पढ़ रखा है तो आपको याद होगा कि अगर आपको कहीं से गिफ्ट मिलता है ऑन द ओकेजन ऑफ योर मैरिज, या फिर मैरिज होता है या फिर रिलेटिव से मिलता है, या फिर 4-5 पॉइंट वहां पर और थे, राइट, इनहेरिटेंस से मिलता है, विल में मिलता है, बहुत सारे पॉइंट थे वहां पर अलग अलग, ट्रस्ट से मिलता है, तो वो होते हैं हमारे एग्जेम्प्ट, वो वाले गिफ्ट कितने मिल जाए हमारे एग्जेम्प्ट होते हैं, चाहे कितनी भी वैल्यू का गिफ्ट मिल जाए सारा एग्जेम्प्ट होता है। यहां पर क्या लिखा है, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग 20,000 रुपए का ना, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा, तीनों के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, वेडिंग में जो गिफ्ट मिलता है दैट इज एग्जेम्प्ट। पॉइंट नंबर 16,
इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12,000 का। इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो पता ही ना, एसबीआई। तो एसबीआई के साथ उसने सेविंग बैंक में इंटरेस्ट कमाया, तो इंटरेस्ट मिला उसको 12,000 रुपए का। सबसे पहले तो इसके हाथ में कर दो टैक्सेबल, आर का तो कर दो टैक्सेबल, बाकियों के लिए भी ये टैक्सेबल हो जाएगा। 12,000 ये सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, इंडिया में है, तो यहां पर उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आगे चलकर ना एक सेक्शन आएगा आपका 80 TTA। 80 TTA ये किसको मिलता है? ये हर इंडिविजुअल को मिल जाता है जिसने इंटरेस्ट की इनकम कमाई होती है सेविंग बैंक अकाउंट पे। कितना मिलता है? मैक्सिमम मिलता है यहां पर आपको 10,000 तक का यहां पर आपको डिडक्शन 80 TTA में। तो ये बाद में देखेंगे, अभी अभी छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे इसको। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 क्या कहता है? देखो पॉइंट नंबर 17 कहता है इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड इन रशिया। सब कुछ ही बाहर का है तो सिर्फ आर के लिए यहां पर टैक्सेबल किया जाएगा। पॉइंट नंबर 17, 20,000 ये सिर्फ आर के लिए टैक्सेबल किया जाएगा, तो कर दो इसको 20,000। बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। क्यों? एनआर का तो कोई मतलब नहीं है, उसके लिए तो फॉरेन इनकम है। एंड आर एन की बात करूं तो उसके लिए इनकम कंट्रोल्ड इन इंडिया नहीं है, कंट्रोल्ड इन इंडिया नहीं है, रशिया से ही कंट्रोल हो रहा है यहां पर, तो यहां पर इट विल नॉट बी टैक्सेबल। उसके बाद 18th देखो, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। उसको डिविडेंड मिला फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। ये तो भाई तीनों के हाथ में टैक्सेबल करना है। क्यों? रिलायंस पेट्रोलियम कंपनी क्या है? एक इंडियन कंपनी है ना। तो कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको? देखो कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको? ये देखो, कल पढ़ाया था कि अगर कोई इंडियन कंपनी किसी नॉन रेजिडेंट को डिविडेंड पे करती है तो वो भी डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाता है। वैसे ही अगर यहां पर नॉन रेजिडेंट की जगह कोई RNOR होगा या फिर ROR होगा, सबके लिए हमारी डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया ही माना जाएगा। तो अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड पे कर रही है दैट इज ऑलवेज डीम टू बी अर्न इन इंडिया। सॉरी। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखो हमारा यहां पर, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान। ये तो चुपचाप से कर दो एग्जेम्प्ट। राजस्थान कहां पर है? इंडिया में है यार, इंडिया में राजस्थान है, तो ये हमारा जो एग्रीकल्चर की इनकम है दैट विल बी एग्जेम्प्ट, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। आओ एक काम करो, इन सबका कर दो टोटल, लेकिन यहां पे लिखना भी ग्रॉस टोटल इनकम। यहां पे ग्रॉस टोटल इनकम लिखना, क्योंकि अभी हमारी डिडक्शन रहती है 80 TTA वाली जो बताई ना मैंने, वो रहती है अभी आपकी, वो रहती है। एक बार सम करें इनका, सम करो एक बार जरा सबका। मैं करता हूं ROR का, आप दूसरे करो, बाकी RNOR वाला और नॉन रेजिडेंट का करो एक बार। 10,000, 20,000, ये बन रहा है मेरा 3,52,000। 3,52,000। आओ एक बार इसको भी देख लेते हैं कि सही है कि नहीं हमारा आंसर। ग्रॉस टोटल इनकम तो सही आ रही है भाई, ग्रॉस टोटल इनकम तो सही आ रही है, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी दो का भी देख लेते हैं। RNOR का देखते हैं पहले। 5,000, 20,000, 20,000, 90,000, 2,18,000, 2,18,000। देखते हैं भाई सही है कि नहीं। 2,18,000, राइट, बिल्कुल सही आई है हमारा आंसर, बिल्कुल सही आया है। एंड तीसरा आना चाहिए हमारा 1,83,000। आओ इसको भी चेक कर लेते हैं। वन लैख 83,000 बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ रहा है हमारा आंसर।
1,83,000 ये था हमारा क्या था, दिस वॉज आर ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से क्या माइनस करोगे, इसमें से आप माइनस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA। अभी हो सकता है आपको ये ना याद आ रहा हो क्योंकि आप प्रैक्टिस बैच में हो अभी, राइट। अभी आपको हो सकता है ये याद ना आ रहा हो, लेकिन अभी बताऊं, जब किसी इंडिविजुअल को सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिलता है और उसकी एज 60 से कम है, 60 और मोर के लिए अलग होता है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग होता है, उसके लिए 80 TT भी होता है, 50,000 तक की मिलती है उसको। हम बात कर रहे हैं एक पर्सन की जिसकी एज है 35 ईयर्स, राइट, 35 ईयर्स की उसकी एज है, तो यहां पर उसको मैक्सिमम 10,000 का उसको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट कितने की, 10,000 की। उसको कितना मिला, उसको मिला 12,000 मिला था ना, उसको 12,000 यहां पे से, इसमें से आपको यहां पर 10,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो सब कुछ यहां पर माइनस कर दो 10,000, तो 1,73,000 ये आ गया, ये आ गया आपका 2,08,000, ये आ गया आपका 3,42,000। ये हो गया हमारी टोटल इनकम। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। ये काफी बड़ा क्वेश्चन था हमारा, लेकिन आंसर बिल्कुल सही आ गया हमारा, राइट। आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। देखो एग्जाम में, देखो मैं बताऊं, यहां पर ना जब इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तब यहां पर ना आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती। क्यों? देखो इंस्टीट्यूट ने भी नहीं दे रखी, उनको पता है यार बच्चों के पास टाइम नहीं होता। तो अगर आपके पास ऐसे 20 पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ 20 पॉइंट आ गए हमारे पास, आपके पास अगर ऐसे 20 पॉइंट आ रहे हैं तो आपको इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती। जितना मैंने लिख रखा है, जितना इन्होंने लिख रखा है, उतना ही आपने लिखना है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आ जाओ तारा क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या लिखा है देखो, मिस्टर रमेश एंड मिस्टर सुरेश आर ब्रदर्स। दो भाई हैं, एक रमेश एक सुरेश। दे अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। मिस्टर रमेश इज सेटल्ड इन कैनेडा। ये जो मिस्टर रमेश है कनाडा में सेटल्ड है सिंस द ईयर 1996। एंड मिस्टर सुरेश इज सेटल्ड इन दिल्ली। Compute the total income for the assessment year 25-26, assuming that they both have exercised the option of shifting out of the default tax regime. अच्छा, दोनों ने क्या किया, नॉर्मल के अंदर शिफ्ट कर लिया। ओके, दोनों ने शिफ्ट आउट कर लिया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से सोचो, पहले मुझे बताओ, ये देखेंगे हम, ये सारे जो पॉइंटर्स दे रखे देखेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ पहले कि मिस्टर रमेश और सुरेश ये दोनों है क्या, ये दोनों है क्या, ये दोनों, रमेश क्या है, रमेश इज सेटल्ड इन कनाडा इन द ईयर 1996। तब से वो कनाडा के अंदर सेटल्ड है, तो वो क्या है, मिस्टर रमेश इज अ नॉन रेजिडेंट। मिस्टर रमेश इज अ नॉन रेजिडेंट। एंड अगर मैं बात करूं सुरेश की, सुरेश कहाँ रहता है, वो दिल्ली में रहता है। एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, RNOR के बारे में कुछ नहीं लिखा ना, तो इसको क्या बनाएंगे, इसको हम बना देंगे ROR। ही विल बी अ ROR। अब आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले काम करते हैं, पहले ROR सॉल्व कर लेते हैं, ये आसान होता है ना। पहले ROR वाला सॉल्व कर लेते हैं। हमें बताना है कि उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कितनी टैक्सेबल होगी, एंड उसकी टोटल इनकम हमने निकालनी है, राइट। तो आओ पहले पॉइंट को रीड करते हैं। आओ मेरे साथ देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स ओनली 50% ऑफ द इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन इंडिया। पहला पॉइंट है, कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स पे हमें कुछ इंटरेस्ट मिला, 50% उसमें से हमें इंडिया में रिसीव हो गया। अगर मैं बात करूं इसकी, सुरेश की बात करूं, जो ROR है, ROR की बात करूं, तो यहां पर तो हमें कुछ नहीं देखना, आंख बंद करके सब टैक्सेबल करना है, तो 40,000 पूरा यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखो, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। यहां पर भी ROR के केस में तो कोई, ROR की तो होल वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है, तो ये भी यहां पर टैक्सेबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन नागपुर मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम लंदन, ये भी यहां पर पूरा टैक्सेबल कर दो, 1,40,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है, ROR का तो पूरा टैक्सेबल होगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई 70,000, ये भी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ROR में तो कुछ नहीं सोचना आपने। उसके बाद ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, ये है ही नहीं इसका। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन UCO बैंक दिल्ली। अब इसको 12,000 का इसको यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है। इसकी एज के बारे में तो कुछ नहीं लिखा ना, हम इसको नॉर्मल पर्सन मानेंगे, बिलो 60 ईयर्स का। इसकी एज के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर बताओ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट लिखा है,
सेविंग बैंक पे उसको इंटरेस्ट मिला 12,000 का, तो क्या यहां पर भी हमें 80 TTA में यहां पर हमें कुछ डिडक्शन मिलेगी? द आंसर इज बिल्कुल मिलेगी। कितनी? 10,000 की हमें डिडक्शन यहां पर मिल जाएगी। लेकिन ये बाद में आएगी, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद यहां पर लास्ट माइनस करेंगे हम डिडक्शंस में। उसके बाद देखो, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी कि इंडिया में उसका एग्रीकल्चर इनकम है, दिस इज नॉट टैक्सेबल, दिस इज नॉट टैक्सेबल। इसके बाद रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल। भोपाल में उसको रेंट रिसीव हुआ 60,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर कंप्यूटेड नहीं लिखा, यहां पर रेंट रिसीव्ड लिखा है, रेंट रिसीव्ड लिखा है, तो 60,000 में से आपको 30% की आपको डिडक्शन करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसका 30% का आप लोगे। कितना हो गया? इसका 30% हो गया 18,000, तो यहां पर 18,000 माइनस करके 42,000 आपका यहां पर टैक्सेबल किया जाएगा। एंड ये क्या है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। याद है, एक हमने पढ़ा था, आपने पढ़ रखा होगा पहले, 80C में डिडक्शन मिलती है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड की। जो डिडक्शन वाला चैप्टर आता है वहां पर एक डिडक्शन आती है सेक्शन 80C वाली, इतने की डिडक्शन मिल जाती है वहां पर 1.5 लाख तक की मैक्सिमम 1.5 लाख तक की। इसने कितना पे किया? इसने 30,000 पे किया ना, इसको यहां पर मिल जाएगी पूरे 30,000 की। तो एक काम करो, यहां पर ऐसे कर लो, माइनस 30,000 यहां पर ऐसे माइनस करके रख दो। आओ एक काम करते हैं, इसकी इनकम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 40,000 ऐड कर दो, 40,000 इसमें ऐड कर दो, फिर 20,000 ऐड कर दो, फिर 1,40,000, 90,000 और 70,000, ये सारी चीजें एक बार ही ऐड कर दो। कितना हो गया? ये हो गया आपका 3,60,000 यहां तक। उसके बाद 12,000 का इंटरेस्ट ऐड करो, 12,000 का इंटरेस्ट ऐड कर दिया। उसके बाद यहां पर रेंट जो है, रेंट वाली जो इनकम है, इसमें आप 42,000 ऐड करो यहां पर। ये आ गया 4,14,000। उसमें से 30,000, उसमें से क्या होगी? आपकी ग्रॉस, आपकी टोटल इनकम आ जानी चाहिए कितनी? 4,14,000। देखो इनकी भी आ गई, हमारी भी इतनी आ गई, 4,14,000। यहां पर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जानी चाहिए। उसमें से आप माइनस करो एक चीज, डिडक्शन माइनस करनी, एक तो 80C वाली, ये वाली 30,000 माइनस करो, एंड साथ में एक यहां पर 80 TTA में जो 10,000 का मैंने बताया, ये माइनस करो, 10,000, 3,74,000। ये देखो, ये ना 3,74,000, इतनी यहां पर हमारी इनकम आनी चाहिए मिस्टर सुरेश के केस में, राइट। ये तो हो गया हमारा केस सुरेश वाला। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को यहां पर इसके पर्सपेक्टिव से, एक बारी नॉन रेजिडेंट मिस्टर रमेश के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करते हैं। आ जाओ। तो देखो अगेन मिस्टर रमेश, पहले बताओ नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, राइट। तो यहां पर इंडिया वाली इनकम उसकी टैक्सेबल होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि 35,000 में से 50% उसको इंडिया में रिसीव हो, बाकी उसको बाहर रिसीव हो गया। तो नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम कितनी हो गई? 50% हो गई। तो बाकी बचा 50% जो उसको इंडिया में मिला, वो उसके लिए यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो 17,500 उसके लिए टैक्सेबल करो। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंडन। भाई ब्रिटिश कंपनी का डिविडेंड मिला है, मतलब बाहर ही अक्रू हुआ है, बाहर ही रिसीव हो गया, इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको कर दो नॉट टैक्सेबल, दिस विल नॉट बी टैक्सेबल। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन नागपुर मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम लंडन। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन नागपुर, नागपुर में देखो क्या हुआ, नागपुर में उसका बिजनेस है। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन नागपुर मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम लंडन। बिजनेस नागपुर में, मतलब इनकम जनरेटेड इन इंडिया हो गया, तो 1,00,000 पूरा उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इसको भी एंड इसको भी, सारे ब्लू सर्कल वाले हम ऐड कर लेंगे बाद में। उसके बाद देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, रिसीव भी इंडिया में है, सब कुछ इंडिया में है, तो यहां पर तो ये टैक्सेबल होना ही होना है। 60,000 तो टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, यहां भी कोई डाउट नहीं है, इनका बिजनेस इंडिया में है, मींस जनरेटेड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, 80,000 यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कैनेडा। अब देखो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करी, उसके बदले कुछ फीस मिली हमें, लेकिन 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 कहां पर रेंडर हुई? रेंडर हुई इन इंडिया। सर्विस अगर आपने इंडिया में रेंडर कर दी, तो उसकी जो इनकम आएगी दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, दैट विल बी डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, हेंस यहां पर टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे रिसीव आपको बाहर हुई हो तब भी।
तो 1 लाख रुपए पूरा यहाँ पर काम करो, कर दो टैक्सेबल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये 7,000 का, एंड यहाँ पर अगेन आपको यहाँ पर एक डिडक्शन मिल जाएगी, कितने की, 80 TTA में पूरे 7,000 की यहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी, 7,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसको करो इग्नोर, सॉरी, हाँ 7,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश की एग्रीकल्चर की इनकम, दिस विल नॉट बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं होगी। इसके बाद ये टैक्सेबल नहीं होगी ना। इसके बाद रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन भोपाल, 1 लाख का रेंट है, उसमें से 30% माइनस कर दो, सिर्फ आप यहाँ पर 70,000 ही करो, 70,000 यहाँ पर आप टैक्सेबल करोगे, 70,000। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका कोई पॉइंट नहीं है। एक काम करते हैं, इसकी इनकम निकालते हैं। तो देखो पहले इसके निकालेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहले ले लो 17,500, ये वाला 17,500 ले लो। इसके बाद इसमें ऐड करो 1 लाख रुपए, फिर ऐड करो 60,000, फिर ऐड करो यहां पर इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 80,000, राइट। फिर ऐड करो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज 1 लाख, हो गया। इसके बाद ये ऐड करो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये ऐड करो इसमें 7,000 का। अभी हम ग्रॉस टोटल इनकम निकाल रहे हैं, बाद में माइनस करेंगे 80 TTA वाला, ये बाद में करेंगे माइनस। इसके बाद हमने क्या कर दिया, 7,000 ऐड कर दिया। अब इसमें यहां पर 70,000 और ऐड करो, 70,000, 434,500, ये देखो सेम फिगर आ गई हमारी, इनकी भी यही आई है, हमारी भी यही आई है। इसमें से 80 TTA का माइनस कर दो डिडक्शन, 7,000 रुपए का, 427,500, इतना हमारा यहाँ पर इनकम हमारा टैक्सेबल होना चाहिए। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिस तरह से एनालिसिस मेरा था। मेरा एनालिसिस देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, इस चैप्टर में ना आपके कंसेप्ट होने चाहिए बिल्कुल 100% स्ट्रांग। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो ये चाहे कितने क्वेश्चन कर लो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट। तो देखो प्रैक्टिस बैच का पर्पस यही है कि आपको कंसेप्ट भी कराया जाए एंड साथ में आपको उसके क्वेश्चन भी कराया जाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अगर अभी 20% है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ के आपका 80-90% पहुंच जाएगा मेरे प्रैक्टिस बैच की वजह से, राइट। चलो चलते हैं अगले पे। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। ये जैसे इन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे हैं ना, ये वाले, ये जो नोट वगैरह दे रखे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत नोट की दे रखी है ना, ये ना आप यहीं पर डालना। जब आप एग्जाम में करोगे ना, इनका आप अलग से वर्किंग नोट मत बनाओ, इसको आप यहीं पर डालो, यहीं पर जहां पर हमें पर्टिकुलर्स लिख रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इसकी बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड ना, कहां गया, ये देखो, हाँ ये देखो, मैं इसकी बात करूं, हाउस प्रॉपर्टी वाले पॉइंट की बात करूं, तो मान लो कि यहां पर ऐसे मैं लिखता हूं एग्जाम में 1 लाख रुपए लिखा, एंड यहीं पर माइनस मैंने उसकी 30% की डिडक्शन ले ली, मैंने यहाँ पर ऐसे 30,000 मैंने माइनस करके यहीं पर दिखा दिया। अलग से उसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप सारी चीजें एक्सप्लेन करो। अब आप उसको यहीं पर एक्सप्लेन करो या फिर नीचे एक्सप्लेन करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो आपने क्या करना है, जैसे पर्टिकुलर्स में लिखते हो, पर्टिकुलर्स में ही पॉइंट के नीचे नीचे एक्सप्लेनेशन देते जाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए भी, एग्जामिनर के लिए भी, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मिस रीता, एन इंडियन सिटीजन एंड एन MBA फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, देखो क्या लिखा है, MBA कर रखी है, हमें कोई मतलब नहीं है, वॉज एम्प्लॉयड इन AFL LLP ऑफ कंट्री A सिंस जून 2016। या मतलब कंट्री A मतलब कि इंडिया के बाहर की कंट्री है, बाहर एम्प्लॉयड है, इंडिया के बाहर काम करती थी। कब से, जून 2016 से इंडिया के बाहर काम करती है। शी केम टू इंडिया on 15th November 2024 and joined as the CEO of AutoFit Limited। AutoFit Limited क्या है, इंडिया की कंपनी है, यहां पर इंडिया में आकर वो काम करने के लिए आ गई। कब आई, 15 नवंबर 2024 को इंडिया में आ गई। मिस रीता वॉज इन इंडिया बिफोर शी लेफ्ट फॉर ओवरसीज एजुकेशन इन May 2013 एंड वॉज सब्सिक्वेंटली एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया एंड नेवर विजिटेड इंडिया देयर आफ्टर। इसका मतलब कि मई 2013 को वो इंडिया छोड़ के गई थी, उसके बाद कभी भी नहीं आई। तो हमारे करंट प्रीवियस है 24-25 से पहले के 10 साल में कभी भी इंडिया नहीं आई, पहले के 10 साल तक कभी भी वो इंडिया में नहीं आई, राइट। अच्छा देखो एक बात और लिखी है यहाँ पर, देयर इज नो इनकम टैक्स इन कंट्री A। क्या लिखा है यहाँ पर, देयर इज नो इनकम टैक्स इन कंट्री A। यहाँ पर पता आपको क्या होना चाहिए,
यहां पर आपको एक प्रोविजन याद आना चाहिए अपना डीम्ड RNOR वाला। कल मैंने क्या समझाया था आपको, देखो एक मैंने आपको कंसेप्ट बताया था डीम्ड RNOR वाला, वो बताता हूं आपको, दिखाता हूं। ये देखो कहां गया, ये देखो ये रहा। डीम्ड RNOR क्या होता है, एन इंडियन सिटीजन, कोई इंडियन सिटीजन है ना, हमारे केस में मिस रीता जो है वो इंडियन सिटीजन है, जो कि कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। हमारे केस में क्या है कि वो कब आई, देखो मैं बताता हूँ, साथ साथ उसको देखते हैं। हमारे केस में वो 15 नवंबर 2024 को इंडिया में आई, एंड यहां से लेकर पूरे साल बाकी इंडिया में ही बैठी रही। मींस इस डेट से इस डेट तक वो इंडिया में रही। अब जरा एक बार नंबर ऑफ डेज अगर आप कैलकुलेट करो तो सबसे पहले बताओ नवंबर के कितने दिन हुए। नवंबर के एक तो भी 30 दिन होते हैं ना, 30 में से 15 माइनस कर दो, पहले 15, पहले ये वाले 15 माइनस कर दो 30 में से, कर दिए, कितने आए, 15 बचे, +1 कर दो। +1 क्यों, क्योंकि हम इस वाली डेट को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, इस वाली डेट को भी हम पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया के अंदर डालेंगे। तो यहां पर अगर मैं नवंबर की बात करूं तो यहां पर 30 माइनस 15 +1, यानी कि यहां पर टोटल 16 दिन मेरे यहां पर होने चाहिए, जिसको मैं हटाकर 16 लिख देता हूं, यहां पर 16 आने चाहिए। उसके बाद दिसंबर के मेरे होने चाहिए 31, उसके बाद जनवरी के मेरे होने चाहिए यहां पर 31, उसके बाद उसके बाद फेब के मेरे होने चाहिए यहाँ पर 28, एंड उसके बाद मार्च के मेरे होने चाहिए 31, मार्च के मेरे होने चाहिए यहाँ पर 31। एक बार जरा इनका टोटल करो, कितना आ गया टोटल, 16 + 31 + 31 + 28 + 31, 137 उसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इन द करंट प्रीवियस ईयर हो गया। मतलब कि उसने पहली बेसिक कंडीशन तो उसने फुलफिल करी नहीं, पहली बेसिक कंडीशन तो उसने यहाँ पर फुलफिल नहीं करी, तो यहाँ पर पहली बेसिक कंडीशन नहीं फुलफिल हुई। अब सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करो, सेकंड बेसिक कंडीशन क्या थी कि करंट ईयर में 60 डेज और मोर, एंड लास्ट के 4 साल में 365 डेज और मोर टोटल, राइट। तो यहां पर पिछले 4 साल में तो वो इंडिया में थी ही नहीं, पिछले 4 साल में वो इंडिया में थी ही नहीं, मीन जीरो हो गया। तो यहां पर कोई भी बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं करी, तो वो क्या बन गई, वो बन गई हमारी नॉन रेजिडेंट। तो फिर पता क्या होता है, फिर ये वाला प्रोविजन आ जाता है हमारा डीम्ड RNOR वाला। ये कहता है कि कोई इंडियन सिटीजन जो कि वैसे तो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, मींस क्या बन गई, मींस वो बन गई नॉन रेजिडेंट है, लेकिन उसकी टोटल इनकम इंडिया वाली एक्सीड्स ₹15 लाख, एज वेल एज जिस कंट्री में वो एक्चुअल में बैठी थी, पहले जिस कंट्री में वो एक्चुअल में बैठी थी उस कंट्री में वैसे उसको टैक्स देना ही नहीं पड़ता, उस कंट्री में उसको टैक्स ही नहीं देना पड़ता। क्यों, बिकॉज ऑफ हर डोमिसाइल रेजिडेंस और एनी रीजन, किसी भी रीजन से उस कंट्री में उसको टैक्स ही नहीं देना पड़ता। जैसे जो हमारी कंट्री है दुबई नाम की कंट्री है ना एक, यहाँ पर अबू धाबी जो भी है, UAE जो भी है, तो वहां पर आपको पता है कि इनकम टैक्स नहीं होता, इनकम टैक्स वहां पर नहीं होता। तो अगर वहां पर कोई हमारा इंडियन सिटीजन रहता है जो कि इंडिया कभी भी नहीं आता, लेकिन फिर भी उसकी इंडिया की कुछ इनकम आ जाती है, उसकी इंडिया की इनकम आ जाती है तो 15 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम डीम्ड RNOR बना लेंगे। तो हमारे केस में जो मिस रीता थी ना, उसको हम बना लेंगे डीम्ड RNOR। आओ देखो क्या लिखा है, एक काम करते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 16 वाला, वो लिख लेंगे, इसको यहीं से कर लेते हैं, इसको यहीं से देख लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है, उसके आगे का जो लिखा है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले देखो कि वो रेजिडेंशियल स्टेटस उसका क्या बनता है। तो क्या लिखा है देखो, एज पर सेक्शन 6(1), सेक्शन मत याद करो, इन ऑर्डर टू बी ए रेजिडेंट शी शुड सेटिस्फाई एनी ऑफ द 2 बेसिक कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है, 182 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, 60 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर, एंड लास्ट के 4 साल में 365 डेज और मोर। इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई कर लेती है तो बन जाती है वो रेजिडेंट, नहीं तो बनेगी नॉन रेजिडेंट। यहां पर उसका करंट ईयर में हो जाएगा 137, एंड पिछले 4 साल में तो वो इंडिया में वैसे ही नहीं थी, राइट, 137 ही आया था ना हमारा, तो लास्ट ईयर में वो पिछले 4 साल में कभी थी नहीं, तो वो बन जाएगी हमारी नॉन रेजिडेंट। लेकिन ये वाला सेक्शन टांग अड़ाता है, ये कहते हैं कि कोई इंडियन सिटीजन है, ही शैल बी डीम्ड टू बी एन RNOR, ही शैल बी डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट इफ हिज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम एक्सीड्स 15 लाख, यानी कि उसकी इंडिया वाली इनकम। अब देखो इंडिया वाली इनकम कितनी आ रही है उसके, देखो अब हम यहां से नीचे का रीड करने वाले हैं, इसके नीचे का यहां से हम रीड करने वाले। देखो, शी अर्नड इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹240,000 इन कंट्री ए, यानी कि उसकी कंट्री ए वाली इनकम हो गई, इंडिया वाली नहीं है, एंड सैलरी इनकम ऑफ AFLLP ऑफ ₹15 लाख अप टू द डेट ऑफ हर रिटर्न टू इंडिया। मीन्स ये भी उसकी बाहर की इनकम है, उसकी टोटल इनकम में से कितनी, 2,40,000 और 15 लाख, यानी कि 17,40,000, 17,40,000 ये उसकी कौन सी है, फॉरेन इनकम,
ये उसकी है फॉरेन इनकम, इसका हमें कुछ नहीं करना। अगर मैं बात करूं, देखो फॉरेन इनकम है ना, तो नॉन रेजिडेंट का तो फॉरेन इनकम हमें वैसे नहीं देखना होता। उसके बाद देखो क्या लिखा है यहां पर, उसके इसके नीचे का देखो अब आप यहां पर, सैलरी इनकम कंप्यूटेड ऑफ मिस्टर रीता फ्रॉम ऑटोफिट लिमिटेड, मतलब कि उसकी इंडिया वाली जो कंपनी जहां पर वो जॉब करने के लिए आई है इंडिया में, उसमें उसको सैलरी मिली है 13,50,000 रुपए की, एंड उसने डिविडेंड भी अलग से अर्न किया किसी और कंपनी से 3 लाख रुपए का। तो टोटल कितना हुआ, एक तो हो गया 13,50,000, देखो एक हो गया 13,50,000, एक हो गया यहाँ पर 3 लाख, टोटल कितना हुआ 16,50,000। इतनी उसने इनकम कमाई है इंडिया में, मींस एक्सीडिंग 15 लाख उसकी इनकम इंडिया के अंदर हो गई। अगर उसकी इनकम एक्सीडिंग 15 लाख इंडिया के अंदर हो जाती है तो यहां पर क्या होगा, उसको हम मान लेंगे डीम्ड, डीम्ड RNOR, डीम्ड RNOR। और डीम्ड RNOR का मतलब कि उसकी जो इंडिया वाली इनकम है उसका हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, इतनी इनकम उसकी टैक्सेबल हो जाएगी। राइट इस तरह से आपने क्वेश्चन को रीड करना है। तो आज जरा क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करें। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर दिनेश, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन है, ध्यान से देखो, फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। अब देखो, मिस्टर दिनेश इज अ मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप कैरिंग पैसेंजर्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स विच लेफ्ट कोची पोर्ट इन केरला ऑन 16 अगस्त। बेसिकली ये बता रहे हैं ये जो पर्सन है ना दिनेश, ये कौन है, ही इज एन इंडियन सिटीजन बीइंग अ मेंबर, अ क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप। तो याद है क्या प्रोविजन थे, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वाली बात यहां पर आ जाएगी। राइट उसके बाद देखो कुछ इनको डिटेल दे रखी है कि डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइनिंग द शिप, ये दे रखी है, एंड डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ की भी आपको दे रखी है। इन जून 2024 ही हैड गॉन आउट ऑफ इंडिया टू दुबई ऑन अ प्राइवेट टूर फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 27 डेज। यानी कि सर ये देखो ध्यान से, पहली बात कि ये शिप पे कब चढ़ा, शिप पे चढ़ा था 16 अगस्त को चढ़ा था, एंड उसके बाद उतरा कब 21 जनवरी को। इसके अलावा इस पे जाने से पहले 27 डेज वो दुबई में भी बिता कर गया था। तो हमने क्या करना है, एक तो हमने पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया निकालना है, ये वाला पूरा पीरियड ये हमारा आउटसाइड इंडिया होगा, एज वेल एज उसमें 27 डेज हम और ऐड कर देंगे, वो टोटल पीरियड हमारा पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, आउटसाइड इंडिया का स्टे हो जाएगा हमारा। फिर क्या करेंगे, टोटल 365 डेज में से पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया जो था वो माइनस कर देंगे, एंड हमारा इनसाइड इंडिया वाला हमारा पीरियड आ जाएगा। राइट हमने क्या करना है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। एंड और क्या बता रखा है देखो, और बता रखा है ड्यूरिंग द लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ही वाज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 425 डेज। देखो ये पॉइंट दे रखा है, एंड ये भी बता रखा है कि ड्यूरिंग द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर ही वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 830 डेज। मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट पढ़ा ना हमने, ये वाला जो पॉइंट था, मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉइंट हमारे लिए रेलेवेंट है? जरा सोचो हमारे लिए रेलेवेंट है कि नहीं। मैं आपको बता चुका हूं पहले 2-3 बारी, जरा दोबारा बता देता हूं एक बारी। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं उन 3 एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूं, यहां पर उन 3 एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं। ये देखो जनरली क्या होता है, हमें क्या करना है, बेसिक कंडीशन 1 और 2 दोनों चेक करनी है, राइट। लेकिन 3 केसेस में हमने क्या करना है, बेसिक कंडीशन नंबर 1 को ही चेक करना है, 2 को हमने करना है इग्नोर। तो ये 3 केसेस देखो, ये 3 केस, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 केसेस है जहां पर ओनली बेसिक कंडीशन 1 चेक करेंगे, 2 को कर देंगे इग्नोर। तो यहां पर पर्सन कौन है, इंडियन सिटीजन who leaves India during the previous year being a crew member of an Indian ship। हमारे केस कवर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पर्सन के केस में हमने क्या करना है, बेसिक कंडीशन नंबर 2 को करना है इग्नोर, ओनली बेसिक कंडीशन 1 को ही हमने चेक करना है। यानी कि 182 डेज के लिए इंडिया में रहा तो रेजिडेंट, नहीं तो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। आओ उसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में एक बार मिटा लेता हूं उसको जरा। हमारे क्वेश्चन में एक तो उसका पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया हो गया, यहां से लेकर यहां तक इंक्लूडिंग बोथ डेट्स आपका आ जाएगा पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया। तो जरा देखो कितना हो गया। अगस्त की बात करूं, अगस्त के महीने की बात करूं तो उसमें होते हैं 31 डेज होते हैं, माइनस कर दो 16 एंड प्लस कर दो 1, क्योंकि हमने क्या करना है, यहां पर हमने पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया को इंक्लूड करना है। यहां पर इसको हमने इस डेट को आउटसाइड इंडिया के अंदर इंक्लूड करना है। तो ये कर दो ऐड, प्लस कर दो इसके बाद सितंबर के 30 दिन, उसके बाद जनवरी के 31 प्लस नवंबर के 30,
उसके बाद दिसंबर के 31 एंड उसके बाद जनवरी के 21, सबको ऐड करो एक बारी, जनवरी के 21। तो 31 माइनस 16 प्लस 1 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 21, 159 मुझे यहां पर दिख रहे हैं टोटल। इसके साथ उन्होंने बोला कि 27 डेज वो दुबई में भी बिता कर आए, तो इसमें काम करो 27 डेज ऐड कर दो, प्लस 27 कितना हो गया, 186 हो गया टोटल। अब देखो इनका कितना आ रहा है, इनका कितना आ रहा है, हाँ देखो इनका भी 159 आ गया, 159 में 27 ऐड किया तो कितना आ गया, 186 आ गया इनका भी यहां पर। अब देखो 186 अगर इनका भी आ गया, ये आ गया पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया। टोटल कितने होते हैं दिन साल के, 365 होते हैं, इसमें से माइनस कर दो, ये आ गया आपका पीरियड ऑफ स्टे इनसाइड इंडिया। 179 डेज के लिए आप इंडिया में थे। अब मुझे बताओ 179 के लिए पर्सन अगर इंडिया में था, 179 के लिए इंडिया में था एंड इस पर्सन के लिए हमने सेकंड बेसिक कंडीशन चेक ही नहीं करनी, उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन हमने चेक ही नहीं करनी, तो यहां पर पर्सन क्या बन जाएगा, पर्सन विल बी अ नॉन रेजिडेंट, पर्सन विल ऑटोमेटिकली बिकम अ नॉन रेजिडेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, देखो क्या लिखा है, ही इज अ नॉन रेजिडेंट, एंड में सेम चीजें जो मैं बता चुका हूं पहले, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, सारी चीजें सेम लिखी है। एग्जाम में आपने कैसे लिखना है, एग्जाम में पहले आपने लिखना है प्रोविजन, प्रोविजन में जितने मैंने आपको रूल्स बताए, 182 डेज वाला, 60 डेज एंड लास्ट 365 डेज वाला, एज वेल एज जो हमारी एक्सेप्शन थी सेकंड बेसिक कंडीशन की जो एक्सेप्शन थी 3 केसेस, उसमें जो सेकंड केस था कि इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, ये पार्ट भी लिखना है कि ऐसे पर्सन के लिए बेसिक कंडीशन नंबर 2 को हमने इग्नोर करना है, ओनली 1 देखना है। फिर उसके बाद आपने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने एंड इस तरह से आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो प्रैक्टिस बैच की स्पीड अभी तक तो हमारी बहुत बढ़िया चल रही है, आई होप आगे बहुत ज्यादा अच्छी चलेगी एंड आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा आगे की क्लासेस में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है देखो, ये देखो, ये थोड़ा सा आपका अजीब क्वेश्चन था, इसको आपने ध्यान से रीड करना है। आओ एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को रीड करते हैं। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रघु फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। हमने क्या करना है, सिर्फ उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है एंड उसकी टोटल इनकम निकालनी है, और कुछ नहीं करना। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, मिस्टर रघु एज 62 ईयर्स, पहले तो भाई इसको हाईलाइट करो, मिस्टर रघु की एज कितनी है, 62 ईयर्स की उसकी एज है। वो कौन है, ही इज एन अमेरिकन सिटीजन, इज एम्प्लॉयड विद अ मल्टीनेशनल कंपनी इन गुरुग्राम, गुरुग्राम में जॉब करता है। मिस्टर रघु होल्ड्स द सीनियर लेवल पोजीशन एज अ रिसर्चर इन द कंपनी सिंस 2010 से वो इंडिया में बैठा है। To share his knowledge and findings in research, company gave him an opportunity to travel to other group companies outside India while continuing to be based at the Gurugram office. Basically इन्हें कह रहे हैं कि कंपनी ने ना इसको इंडिया से बाहर जाने की कुछ अपॉर्चुनिटी दी, मींस अब वो कहाँ जाएगा, इंडिया से बाहर रहेगा कुछ दिन के लिए, राइट। तो अब हमने उसको पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया देखना पड़ेगा। द डिटेल्स ऑफ हिज ट्रैवल आउटसाइड इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 आर एज अंडर। सबसे पहले बात करूं अगर कंट्री की, नहीं मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, कंट्री की बात करूं तो यूएसए में वो रहा 25 अगस्त 2024 से लेकर 10 नवंबर, यानी कि ये पूरे पीरियड में वो इंडिया के बाहर रहा, पूरे पीरियड में इंडिया के बाहर रहा। एक काम करते हैं, यहां पर नंबर ऑफ डेज यहीं पर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यूएसए में कितने दिन रहा, 25 अगस्त से लेकर 10 नवंबर। अब मुझे एक बात बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहां पर बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। देखो कैसे, आपने, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो 25 अगस्त 2024 है, इसको आप क्या करोगे, आप इसको पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया मानोगे या नहीं, आप इसको स्टे इन इंडिया मानोगे या फिर इसको स्टे आउटसाइड मानोगे। इस डेट का पूछ रहा हूं कि इस डेट को आप स्टे इन इंडिया मानोगे या फिर बाहर का मानोगे। द आंसर इज आपने इसको बाहर का मानना है। क्यों, क्योंकि ऊपर क्लियरली बोल रखा है कि ये उसकी डिटेल ऑफ ट्रेवल आउटसाइड इंडिया है। यहां पर आपने वो वाला रूल नहीं लगाना जो हमने पहले लगाया था कि जिस दिन वो पर्सन आया एज वेल एज जिस दिन वो पर्सन गया, दोनों दिन उसके पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया के अंदर इंक्लूड करेंगे। नहीं, ये वो वाला रूल नहीं है। क्यों, यहां पर क्लियरली मेंशन है ऊपर दैट इट इज द डिटेल ऑफ हिज ट्रैवल आउटसाइड इंडिया।
हमने दिमाग नहीं लगाना, हमने 25 अगस्त को आउटसाइड इंडिया ही मानना है। तो देखो सबसे पहले 25 अगस्त से 10 नवंबर, तो अगस्त के कितने दिन हो गए? 31 हो गए। 31 माइनस 25 प्लस 1, 31 माइनस 25 प्लस 1 कितना हो गया? कितना हो गया? ये हो गया 7, ये हो गया आपके 7 डेज, राइट। एक तो हो गया 7। उसके बाद सितंबर के करो 30 ऐड, सितंबर के कर दो 30 ऐड, एंड उसके बाद अक्टूबर के कर दो यहाँ पर 31, एंड उसके बाद 10 ऐड करो। कितने हो गए टोटल? 7 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 10, ये हो गया आपके टोटल 78 डेज। यहाँ पे आपके हो गए टोटल 78 डेज, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद यूके चला गया कब? 20 नवंबर को गया एंड 23 दिसंबर तक वहीं पर रहा। तो सबसे पहले तो एक काम करो, नवंबर के कितने दिन हुए? 30 दिन होते हैं टोटल, 30 दिन होते हैं टोटल, माइनस कर दो उसमें से 20 एंड प्लस कर दो 1, क्योंकि हमने उसका आउटसाइड इंडिया ही मानना है। तो 30 माइनस 20 प्लस 1 11 हो गए, 11 प्लस आपके 23 वहां के, 11 प्लस 23 इज 34, ये हो गया आपके 34 आपके वहां के हो गए। उसके बाद 10 जनवरी से लेकर 24 मार्च तक वो रहा जर्मनी में। तो यहां पर दोबारा निकालो, 31 माइनस 10 प्लस 1, ये हो गया आपके जनवरी के, प्लस कर दो 28 फेब के, प्लस 24 इसके, तो 74 आपके यहां पर हो गए। इन तीनों को एक बार ऐड करो, 78 प्लस 34 प्लस 74 इज इक्वल टू 186। 186। देखिए हमारा आंसर सही है क्या? देखो हाँ, 78 34 74 हमारा भी इतना है ना, एंड 186 हमारे टोटल आउटसाइड इंडिया हो गया, पूरे साल का हो गया 365। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? 365 माइनस 186, 179 ही हमारा आंसर आ रहा है। एंड इनका भी देखो, इनका भी यहां पर 179 ही आ रहा है। तो करंट ईयर में कितने दिन के लिए रहा वो इंडिया में? 179 डेज के लिए रहा। तो यहां पर बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो मुझे सेटिस्फाई होती नहीं दिख रही, बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही हमारी। अब देखो बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हुई, तो देखो क्या बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो रही है? देखो बेसिक कंडीशन नंबर 2 में क्या चाहिए हमें? 60 डेज और मोर। हमने कितने दिन के लिए रहे? हम 176 के लिए रहे, तो 60 डेज और मोर तो हो गए, प्लस लास्ट के 4 साल में टोटल मिलाकर 365 डेज और मोर। यहां पर इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ही वाज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 380 डेज। इन्होंने क्लियरली बता दिया, तो यहां पर 365 डेज वाला भी मेरा यहां पर क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो ये बन जाएगा हमारा रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट तो बन गया, ये रेजिडेंट तो बन गया। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि रेजिडेंट है कि नहीं। उसके बाद देखो, अब हमने देखना है कि एक बार वो रेजिडेंट बन गया, फिर वो ROR बनेगा या फिर RNOR बनेगा, अब हमने ये देखना है। राइट, अब वो ROR बनेगा या फिर RNOR बनेगा, अब हमने ये देखना है। तो जरा देखो मेरे साथ, यहाँ पर वो ROR बनेगा कि RNOR। यहां पर अगली लाइन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट 7th प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ही वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 700 डेज। बताओ, इन्होंने हमें खुद ही बता दिया कि हमारी जो सेकंड एडिशनल कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही। कितनी चाहिए होती है? 730 डेज और मोर चाहिए होता है लास्ट 7 ईयर में। इन्होंने हमें खुद ही बता दिया कि 700 डेज के लिए वो इंडिया में था। तो भाई यहां तो मुझे एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होती नहीं दिख रही, तो पर्सन क्या बन जाएगा? ही विल बिकम एन RNOR, ही विल बिकम एन RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो हमने उसका रेजिडेंशियल स्टेटस तो निकाल दिया। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में। अब हमने उसकी टोटल इनकम निकालनी है, कुछ हमें डिटेल यहां पर दे रखे, देखो इसके आगे नीचे का देखना है आपने। सैलरी ऑफ रुपीज 15 लाख, सैलरी ऑफ रुपीज 15 लाख, द एंटायर सैलरी इज पेड बाय द इंडियन कंपनी इन हिज इंडियन बैंक अकाउंट। बेसिकली कह रहे हैं कि सैलरी मिली उसको 15 लाख की, लेकिन सारी की सारी सैलरी ना उसकी इंडियन कंपनी उसके इंडियन बैंक अकाउंट में दे रही, मीन्स सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर वो रिसीव्ड इन इंडिया तो वो तो टैक्सेबल ही होगी ना इंडिया में, तो 15 लाख हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, राइट। सॉरी, उसके बाद देखो डिविडेंड अमाउंटिंग टू रुपीज 48 लाख, डिविडेंड अमाउंटिंग टू रुपीज 48,000 रिसीव्ड फ्रॉम ट्रीट लिमिटेड, अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी विच वॉज ट्रांसफर्ड टू हिज बैंक अकाउंट इन सिंगापुर। बेसिकली ये बता रहे हैं कि एक RNOR है, बंदा RNOR है, उसको एक RNOR को इंडिया के बाहर
कोई 48,000 का उसको डिविडेंड अक्रू भी हो गया एंड रिसीव भी हो गया एंड सिंगापुर वाले बैंक अकाउंट में उसके पास आ गया, मतलब इंडिया से तो कोई लेना देना नहीं है ना, तो ये 48,000 हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होगा। 48,000 इसके लिए टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगा। आई होप आपके लिए क्लियर हो रहा होगा अब तक। उसके बाद देखो लास्ट पॉइंट, ये वाला थर्ड पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली ब्रांच, पंजाब नेशनल बैंक की दिल्ली ब्रांच अमाउंटिंग टू 10,500 वॉज क्रेडिटेड टू हिज सेविंग बैंक अकाउंट। देखो सिंपल सा है, इनने बोला पीएनबी बैंक अकाउंट है, कहां पर है, दिल्ली में, दिल्ली कहां पर है, इंडिया में है ना, तो पीएनबी बैंक अकाउंट से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 10,500 रुपए का। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पर्सन कौन है, पर्सन इज अ रेजिडेंट तो है ना, RNOR है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पर्सन कौन है, पर्सन इज अ रेजिडेंट, पर्सन इज अ रेजिडेंट एंड रेजिडेंट भी कौन सा, सीनियर सिटीजन वाला। तो आपको याद होगा अगर आपने पढ़ रखा है पहले कि एक ना सेक्शन होता है 80TTB, पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने देखा था 80TTA, ये किसके लिए था, ये था नॉर्मल पर्सन के लिए जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, उसके लिए क्या था कि उसको 10,000 तक की उसको माइनस करने के लिए डिडक्शन मिल जाती थी अपने इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट पे। 80TTB जो होता है ना, ये होता है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, एंड यहां पर उसको 50,000 तक की यहां पर उसको डिडक्शन मिल जाती है। एज वेल एज सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे नहीं, उसको हर तरह के नहीं, उसको एफडी पे मिल जाती है, सेविंग बैंक पे मिल जाती है, पोस्ट ऑफिस पे मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है। तो 80TTB में उसको 50,000 तक की यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। उसके पास कितने 10,500 है ना, तो पूरा का पूरा यहाँ पर उसको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी, ये पूरा का पूरा उसका हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। आओ देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो सबसे पहले तो सैलरी मिलेगी 15 लाख की, उसमें से 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तो आपके हमेशा आनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो आती है। इसके बाद डिविडेंड जो है वो हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होगा, क्यों, मैंने बताया क्योंकि वो अक्रू भी बाहर हुआ, रिसीव भी बाहर हुआ, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट पहले यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर 80TTB में आपको उसके यहां पर डिडक्शन मिल जाएगी, इतना आपका यहां पर टोटल इनकम आएगी, 14,50,000 की आपकी टोटल इनकम यहां पर आने वाली है। आई होप आपको ये लेक्चर काफी ज्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।